नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम बजट 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की सरकार पहला पूर्ण बजट, अगर जो कहा जाए कि यह तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। इसमें क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, इस पर तो आपकी नजर बनी ही होगी। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि क्या इसमें सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। आम जनता जानने को उत्सुक होगी, तो आइए आपको बताते हैं कि फोन और चार्जर 15% सस्ता हुआ है। मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटने के कारण यह सस्ता हुआ है। सोना चांदी 6%, सोना चांदी 6%। तो सोना और चांदी जो है यह 6% सस्ता हुआ है। सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। साथ ही साथ अगर जो प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम की कैंसर की दवाओं से जो ड्यूटी है वो हटाई गई है। प्लेटिनम जो है 6.4% सस्ता हुआ है। प्लेटिनम से भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिसके कारण ये सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता हुआ है। ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ है। रेयर मिनरल्स 25 क्रिस्टल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई गई है, इसलिए यह भी सस्ता हुआ है। फिश फीड 5% यानी कि फिश फीड से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। ये सस्ते हुए हैं। और अब जो है क्या महंगे हुए हैं, प्लास्टिक के सामान महंगे हुए हैं। क्या महंगा हुआ है हम आपको बता दें। टेलीकॉम के सामान पर 15% जो महंगा हुआ है 15% महंगा हुआ है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 15% ये बढ़ाई गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से यह महंगा हुआ है। तो क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ हमने आपको बता दिया। अब आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे मेहमान जो हैं राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ एक अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, गोयल जी, और राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके पास हम चलेंगे, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो सस्तों की लिस्ट ज्यादा है और प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे। ये चीजें जो प्रोडक्ट है, टेलीकॉम के सामान 15%, यहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 से 15% बढ़ाई गई है, इसलिए ये महंगे हो रहे हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट से कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसलिए प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। सस्ता लगातार क्या क्या सस्ता हुआ है आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ेंगे उनके पास जाएंगे, लेकिन तो चलिए हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। दीपक गोयल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री, और राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राय। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दीपक गोयल जी, हम आपके पास आएंगे। जो सस्ता हुआ है, जिससे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, तो अगर जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, अगर घटी है, तो सरकार की आय भी घटी होगी। ये तो नियम है, लेकिन ये बताइए अब इसको पूरा कैसे करेगी सरकार। अगर जो कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है तो ये पूरा कैसे करेगी। जी दीपक गोयल जी। नहीं, आपका सवाल एक बार रिपीट करिए। जी, कुछ प्रोडक्ट से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जैसे फोन और चार्जर, सोना चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब जो हैं इससे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कहीं 15%, कहीं 6%, कहीं 6.4%। तो ये तो सरकार की आय में कमी को दर्शाता है कि अगर जो सरकार की आय जी क्या ठीक है जी जी देखिए, जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है
गवर्नमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो लोगों को सपोर्ट करना होता है। कैंसर वगैरह जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, अगर कोई आदमी यानी बीमार है तो ये डिमांड चल रही थी कि मेडिसिनल एंड यूटिलिटी की चीजों पे टैक्सेस कम होने चाहिए, तो वो उसी डायरेक्शन में कदम है। अब जो डिफिशियंसी या मोबाइल को अगर सस्ते करा गया है तो उसके साथ में उन्होंने एक वर्ड और यूज किया था कि जो हमारा प्रोडक्शन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंक्रीज टू 6 फोल्ड्स। अगर हम कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट की बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कम होती है। और गवर्नमेंट का ये थॉट प्रोसेस है, व्हाट आई थिंक, कि हम वर्ल्ड मार्केट में और कॉम्पीट कर पाएंगे जब हम पिछले 8 साल में अपनी प्रोडक्शन को, सेल को 6 गुना कर पाए हैं, तो उसको हो सकता है कि अगले 1-2 साल में और 50% बढ़ा पाए। तो जब हम उसको बढ़ा पाएंगे तो हमें इंक्रीज रेवेन्यू मिलेगा इन फॉर्म ऑफ अदर टैक्सेस, जीएसटी एक्सेट्रा। तो उससे हमारा जो कंपनसेशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसलिए वो मैटर नहीं करता कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर जो लेकिन इसमें जो सामान महंगे हुए हैं इस पर तो इसका उल्टा असर हो सकता है। नहीं, सामान देखिए, कुछ जैसे कौन से सामान की बात? प्लास्टिक के सामान, टेलीकॉम के सामान, प्लास्टिक के प्रोडक्ट, इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसलिए महंगे होंगे। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज का, क्योंकि जो प्लास्टिक के सामान पे आपकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो कस्टम का इनपुट क्रेडिट मिलता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर को। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ का माल इंपोर्ट कर रहे हैं और आप उसको प्रोसेस करके 2 करोड़ का बेचते हैं, तो आपने जो जीएसटी पे करा 2 करोड़ पे करा, लेस जो आप 1 करोड़ पे करते हो वो लेस करके आपको बैलेंस पे करना होता है। तो अगर ड्यूटी बढ़ी है तो उसको इनपुट क्रेडिट में उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा। यानी इस ड्यूटी को बढ़ाने से या कम करने से कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, लोकल कंज्यूमर। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। कंज्यूमर देखिए, मैंने अगर 10 रुपए को ज्यादा इनपुट अगर ड्यूटी देनी पड़ी तो मेरे को तो आउटपुट टैक्सेस है जो मैंने एक्सेस ड्यूटी पे करी है उसका मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी या प्राइस पे अफेक्ट नहीं आएगा। चलिए, ये बात तो हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। अब हम के विश्वदेव राव साहब के पास जाना चाहेंगे। जो सस्ते और महंगे होने की जो लालसा बनी रहती है, अगर जो सामान सस्ते होते हैं तो खुशी होती है, मार्केट में रौनक आती है और लोग खरीदते ज़्यादा हैं, जैसा कि दीपक गोयल जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। यानी कि लोग जब ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा उसके प्रोडक्ट उसके उत्पादित किए जाएंगे वो प्रोडक्ट, और फिर एक तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी और वो घाटा पूरा हो जाएगा। बड़ा सही समझाया है अपने अर्थशास्त्र की भाषा में, थोड़ा सा हम सरल शब्दों में बता रहे हैं। क्या लगता है कि प्रोडक्ट जो जिनके दाम कम होते हैं, कितने प्रतिशत अभी तक जो भी सस्ते और महंगे होते रहे हैं, इनमें मार्केट में बिक्री बढ़ी या घटी है? के विश्वदेव राव जी, तो कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं इसमें, जैसे दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। हम जब बात करते हैं कि सस्ता क्या हो रहा है, महंगा क्या हो रहा है, बजट से उम्मीदें क्या है, तो बजट से एक राहत मिडिल क्लास को ये मिली है जो टैक्स स्लैब नया बना है, उसमें थोड़ी बहुत राहत दी है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कहा भी जा रहा था कि मिडिल क्लास को कम से कम एक जगह तो राहत मिले। तो उसी को अगर आप दीपक जी की बातों से समझें तो जब बचत होगी तो खरीदारी बढ़ेगी। वो खरीदारी कई अलग अलग क्षेत्रों में जा सकती है। लोगों मिडिल क्लास के ऊपर कितना बोझ होता है महीने का खर्चा निकालने का, ये हम लोग सब समझते हैं। इसी में आगे अगर देखें तो ये बजट
चुनावी बजट भी है और पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो मुद्दे सामने आए उनको देखते हुए बजट है। किसानों के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए खास तौर पे दिया गया है, गरीबों के लिए दिया गया है योजनाएं नई नई, और युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों के ऊपर में नौकरी मिलेगी शुरुआती दौर में, और 5,000 रुपए महीने का उनका वेतनमान देना तय किया गया है। पहली बार जो नौकरी करने जा रहे हैं उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये सब स्कीमें जो लोकसभा के दौरान हम लोग चर्चा में सुन रहे थे देवेंद्र जी विपक्ष द्वारा, वो सरकार ने सुन समझ के अपनी तरफ से भी क्रियान्वित करी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी चुनाव में मुद्दे जो उठाए थे वो सरकार ने माने हैं। तो अब आगे इसमें देखना ही होगा देवेंद्र जी कि ये जो बजट की जो चीजें सामने आ रही हैं, फाइनल प्रिंट में क्या क्या लिखा है, जैसा आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया है, बिहार में रीडेवलपमेंट के लिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, गया की बात करी गई है अपनी स्पीच में कि वहां टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेंगे, काशी विश्वनाथ की तरह डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के लिए और क्या क्या चीजें बजट में दिखी है, अभी शुरुआती दौर पे तो जनरल स्कीम समझ में आ रही है, महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिक जो अभी और पढ़ना अध्ययन के बाद, या दीपक जी ने अध्ययन किया होगा तो बता पाएंगे कि महाराष्ट्र जो चुनाव इसी साल है उसमें क्या दिया गया है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल। अब हम जल्दी थोड़ा सा बजट पे चर्चा करेंगे, और कृषि पर तो सबसे पहले हमको चर्चा कर लेनी चाहिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे दीपक गोयल जी कि हम अगर जो देखें 2004 से 2013 तक, तो जीडीपी में कृषि का योगदान 17.1% रहा है, जो 2023 में आकर के 16% हो गया है जीडीपी में इसका कृषि का योगदान। वहीं अगर जो बात करें बजट में इसकी जो हिस्सेदारी है, जो बजट में हिस्सेदारी है वो अगर जो 2013 में 1.78% ही रही है, वहीं जो 2023 में आकर के 2.77% हो गई है। यानी कि बजट तो बढ़ा है लेकिन जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगातार घटी है। कारण क्या है, हम समझना चाहेंगे आपसे दीपक जी। नहीं, देखिए जीडीपी जो ओवरऑल जीडीपी है इंडिया की वो भी बढ़ी है। तो यानी ऐसे परसेंटेज वाइज अपन उसको नहीं लगा सकते। नहीं, हम कृषि की बात कर रहे हैं। कृषि जीडीपी में कृषि की जो हिस्सेदारी है वो वहां पर देख रहे हैं कि बजट की हिस्सेदारी तो लगातार बढ़ी है, चाहे 4 में हो या फिर 23 में हो, लगातार बजट में हिस्सेदारी, जितना बजट कृषि को दिया जा रहा है उसमें हिस्सेदारी बढ़ी है। लेकिन जो जीडीपी में इसका योगदान है कृषि का, जैसे कृषि का योगदान होता है और उद्योग क्षेत्र का योगदान होता है, तो इसमें 17% 2004 में 17.8% दिखा रहा है और 16 में और 23 में आकर के 16% तक ही रह जा रहा है। तो कारण क्या है? क्या कृषि की विकास दर की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है खर्च करने के बावजूद भी? क्या इसीलिए कृषि और किसानों की दुर्गति हो रही है? नहीं, देखिए अगर मान लीजिए हमारी टोटल जीडीपी 1 लाख करोड़ की थी, आज वो 10 लाख करोड़ की हो गई, तो 9 लाख करोड़ बचे। 9 लाख करोड़ जो एप्रिसिएशन हुआ वो बेसिकली कृषि से नहीं आएगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा मेजर चंक। तो अगर हम परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो हमें लगेगा कि कृषि का सेक्टर कम हुआ, लेकिन अगर हम उसी चीज को दूसरे एंगल से देखेंगे कि पहले प्रति किसान की आय क्या थी और आज क्या है, तो उस डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई हमारा पहले प्रोडक्शन क्या था और आज का प्रोडक्शन क्या है, वो कम नहीं हो रहा है। अगर आप भाई कोई चीज एक्सपेंड बहुत ज्यादा, तो सेम प्रोपोर्शन में सारी चीजें बढ़ रही है ऐसा नहीं है।
जीएसटी का जो कलेक्शन है, कृषि पे तो कोई जीएसटी कलेक्शन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मान लीजिए मेरा एक्सपोर्ट ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गया, मेरा एक्सपोर्ट जो आज था वो डबल हो गया जी, कृषि मेरी 20% बढ़ी, ठीक है, तो मेरा 1 लाख करोड़ का जो प्राइस है जीडीपी वो हो गई 2.5 लाख करोड़ जी, बिल्कुल। 2.5 लाख करोड़ में जब मैं एक्सपोर्ट का परसेंटेज निकालूंगा तो वो बहुत ज्यादा आएगा, और 2.5 लाख में अगर एग्रीकल्चर का परसेंटेज निकालूंगा तो वो कम आएगा। अल्टीमेटली कृषि बढ़ा, लेकिन परसेंटेज टू जीडीपी निकालेंगे तो वो कम आ जाएगा जी। तो ये इस टाइप का इशू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हम के विश्वदेव राय साहब के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विद्वान भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की जहां तक बात है तो बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे लोग कि एमएसपी पर कोई घोषणा होगी, एमएसपी पे कोई घोषणा होगी, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? नहीं देवेंद्र जी, उम्मीद तो नहीं थी मुझे, तो पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि जहां तक मैं जानता था, मैंने रिपोर्टें पढ़ी थी, एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं होनी थी बजट में। लेकिन ये जरूर है कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। करीबन 1 करोड़ किसानों को बोला जा रहा है कि प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग करें और अलग अलग तरीके के प्राकृतिक खेती जिसे कहते हैं, अलग अलग तरीके की और चीजें दी गई हैं। 2.66 लाख करोड़ का एक एलोकेशन किया गया है रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिसपे कृषि फोकस ज्यादा है। कृषि मंत्रालय में जो हमारे नए कृषि मंत्री आए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका फोकस इन चीजों पे ज्यादा है और उनको आने वाले समय में इन सब चीजों को क्रियान्वित करना पड़ेगा। जहां तक बात करें ये बजट के तौर तरीके की, तो मैं फिर कहूंगा ये एक चुनावी वर्षों जो राज्यों में चुनाव होने हैं उस हिसाब से बजट को देखा गया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो एक टैक्सेशन किया गया है जो इन्वेस्टर है उस पे, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आज आप देखेंगे स्टॉक मार्केट करीबन सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर चुका है अभी तक, और बैंक निफ्टी और निफ्टी सभी चीजें नीचे हैं। तो वहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ऊपर एक टैक्स स्लैब करीबन 2% का बढ़ा दिया गया है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पे भी टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है। एफएनओ करके एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में, जिसे ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं, उस पे भी टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है। हम लोगों ने कई बार चर्चा भी करी थी देवेंद्र जी पीछे कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में 100 गुना के ऊपर बढ़ चुका है। तो उस सेक्टर पे भी टैक्सेशन किया गया है, लेकिन उसमें एक चीज छोड़ दी गई है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उस पर टैक्स का स्लैब बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन उसको ये बोला गया है कि आप भारत से में रह के ही इन्वेस्ट करें तो वो टैक्सेशन आपके ऊपर लगेगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिन पे आने वाले समय में कई चीजें निर्भर करेंगी कि हमारा जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो टारगेट है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दुनिया की, तो ये सब टारगेट कैसे अचीव होते हैं ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और टारगेट अचीव करने ही होंगे अगर विकसित भारत की ओर लेकर के जाना है। तो अब हम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो नए टैक्स रिजीम आए हैं इन पे हम चर्चा कर लें कि नए जो 3 लाख तक पुराने स्लैब के अनुसार, और हाँ 3 लाख से 7 लाख तक, और जो पुराना जो टैक्स 7 से 10 लाख तक, और पुराना जो था 6 लाख से 9 लाख तक, 10 लाख से 12 लाख तक, और
जो पुराना स्लैब था वो 9 लाख से 12 लाख तक था, यानी कि टैक्स स्लैब जो है थोड़ा सा राहत दी गई है। 12 लाख से 15 लाख तक पांचवा स्लैब है और 12 लाख से 15 लाख तक ये पांचवा जो स्लैब ये बराबर है। छठवां जो है 15 लाख से ज्यादा, यानी कि पांचवा और छठवां जो स्लैब है ये करीब करीब पुराने हैं, जबकि नए स्लैब जो हैं उनमें थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। दूसरे में 3 लाख से 7 लाख तक की दिया गया है। अब आपको बताएं कि जो टैक्स स्लैब है उनमें परसेंटेज क्या है। 3 लाख से जो 7 लाख हैं, 3 लाख से जो 7 लाख की परिधि में जो कमाई करते हैं उन पर 5%, 7 लाख से 10 लाख तक जो कमाई करते हैं उन्हें 10% और 10 लाख से 12 लाख तक जो कमाई कर रहे हैं उन्हें 15% टैक्स देना है। तो ये सारी चीजें हैं टैक्स स्लैब में। टैक्स स्लैब में कुछ राहत दी गई है, यानी कि टैक्स स्लैब को देखते हुए ये लग रहा है कि मध्यम वर्ग की जो कमाई है उसको देखते हुए मध्यम वर्ग को खुश किया गया है। क्या कहेंगे के विश्वदेव राय साहब? जी, के विश्वदेव राव साहब। और मैं रखते हुए जी जी जैसे जी देवेंद्र जी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिडिल क्लास को चुनाव के दौरान जो उसने सवाल उठाए थे उसका कहीं ना कहीं उसको तोहफा दिया है कि हम आपको टैक्स स्लैब में रिवीजन कर रहे हैं, और इसकी चर्चाएं भी शुरुआत से हो रही थी। और जो टैक्स स्लैब जो 15 लाख 12 लाख के ऊपर वाला जो और 15 लाख के ऊपर वाला जो फिगर है उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं उनको तो उतनी कमाई करने वालों को कुछ लगेगा कि भाई 20% और 15% का टैक्स जा रहा है। तो ये सब चीजें गौर करी गई है। मैं फिर कह रहा हूँ देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे और सरकार को जो फीडबैक मिला था उसका वो बजट में दिख रहा है, जो स्कीमें दी गई हैं उसमें। जी बिल्कुल, ये सारे चीज परिलक्षित हो रहे हैं। तो अब अगर जो मध्यम वर्ग खुश हो रहा है और आप कह रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए इस तरह से मध्यम वर्ग को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है, अब इसका फायदा आगे आने वाले चुनाव में मिल पाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ राहत तो है, संतोष तो हो रहा होगा। बात करते हैं अब एजुकेशन की। एजुकेशन पर जल्दी जल्दी हम इन तो चलिए हायर एजुकेशन पर हम बात कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में तो चलिए हम शिक्षा की बात बाद में करेंगे। सर्विस सेक्टर की अगर जो हम बात कर लें तो सर्विस सेक्टर के ग्राफिक्स हमारे सामने चल रहे हैं। सर्विस सेक्टर को देख करके क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इस बजट में? सर्विस सेक्टर को देख करके जो 5 ऐलान किए गए हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये पहला ऐलान, प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम दी जाएगी मदद। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों की क्रेडिट रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। ये 5 हैं, एक एक करके ये 5 हमारे टीवी स्क्रीन पर। ये तीसरा और ये चौथा, रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। और 5वां जो है शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। तो चलिए ये बातें अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये वित्त मंत्री के सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के जो 5 ऐलान हैं इनको देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या समझा जाए, एक आम आदमी क्या समझे? देवेंद्र जी, कई बार ऐसा होता है सर्विस सेक्टर में कि कानूनी जिरा हो जाती है, या दो संगठन आ जाते हैं, या सरकार बनाम प्राइवेट कंपनी हो जाता है, या प्राइवेट कंपनी के अंदरूनी कला हो जाती है, जैसे हमने येस बैंक और कई ऐसी संस्थाओं में देखा। तो इसमें होता क्या है कि एनसीएलटी को प्रावधान दिए गए हैं
कि लॉ के तहत आप उनका निपटारा करें, सुलझाएं उन सब मसलों को, ताकि बेहतर तरीके से कार्य हो सके। इसके साथ ही साथ जो रीडेवलपमेंट की बात होती है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बात करी जाती है, जो सरकार पब्लिक प्राइवेट कंपनी को देती है कि आप इस जगह को रीडेवलप करिए। जैसे अयोध्या एक मॉडल देख लीजिए, अयोध्या में सरकार भी कर रही है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हो रही है, NHAI में रोड जो बन रही है उसमें भी प्राइवेट मॉडल आ रहे हैं। हम लोग टोल प्लाजा पर देख ही सकते हैं कि रोड डेवलप होती है, टोल टैक्स लगता है और उससे कंपनी है वो अपना मुनाफा निकालती है। तो ये सब चीजें और बेहतर सुचारू तरीके से चले, इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया गया है। वो ये विकास के नजरिए से है कि विकसित भारत बनाने में ये सब कारगर चीजें होंगी। जी देवेंद्र, चूंकि सर्विस सेक्टर की बात हो रही है तो बेरोजगारी की भी बात कर लें। बेरोजगारी की अगर जो हम बात करें तो जून 2024 तक देश में बेरोजगारी दर 9.02% की बात की गई है। तो इस बेरोजगारी को हटाने के लिए इस बजट में क्या कुछ उपाय किए गए हैं कि कम हो? देवेंद्र जी, इस पे गौर अभी फाइन प्रिंट जो आया है, जो मोटी मोटी बातें आई हैं, हाँ। वो 1 करोड़ लोगों को यूथ को नौकरी की बात है, बाकी को फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वालों को 6,000 रुपए देने की बात है। इसके अलावा नए जो जनरेशन है, नई जो जॉब क्रिएट करने की बात है जो कहते हैं, उसके ऊपर फाइन प्रिंट में लिखा है, तो अभी वो ठीक से पढ़ा नहीं गया है, लेकिन मोटे तौर पे ये बेरोजगारी पर जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी संस्थाएं हैं उसकी बात तो नहीं है बजट में, लेकिन प्राइवेट जो कंपनियां हैं और उनमें कही गई है बात कि यूथ को नौकरी दी जाएगी और दिलवाई जाएगी सरकार द्वारा। ये मुद्दे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम, जी, प्राइवेट सेक्टर में काम युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर की अभी उतनी उम्मीद नहीं कह सकते हैं कि इस बजट से उम्मीद ना लगाएं कि सरकारी सेक्टर में आपको काम ज्यादा मिल सकता है, ऐसा कहा जाता है। जी, उसका रीजन भी है देवेंद्र जी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और उनके वो कई सालों से एग्जाम नहीं हुए हैं, धीरे धीरे जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें विवाद भी हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा नजरिया अभी सरकार ने अपना नहीं रखा है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में उस पर फोकस करना बहुत जरूरी होगा सरकार के लिए, क्योंकि ये आज का आम युवा भी आमतौर पे सरकारी नौकरी पे ही ध्यान देता है। वो और एक चीज और एक सेक्टर और डेवलप किया है इस बेरोजगारी को हटाने के लिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपना बिजनेस करें। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कैसे बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। हाँ, और तरीके बनाए हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया है, उसमें लोन्स की बात करी गई है कि हम बिना गारंटी के लोन की बात कर रहे हैं। आप पोर्टल पे अपना पूरा बना हुआ है, पहले से ही चल रहा है, आप पोर्टल पे अपना पूरा ब्यौरा लिखिए, अपना क्या बिजनेस करना चाहते हैं लिखिए, अप्रूवल मिलेगा तो उसका हम पूरा फाइनेंस हम करेंगे। तो ये सरकार की तरफ से ये योजनाएं हैं। तो इस तरीके की भी योजना है बेरोजगारी कम करने की, और आगे और फोकस करना पड़ेगा आने वाले समय में। आखिर कारण क्या है कि सरकारी सेक्टर में रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देवेंद्र जी, ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि सरकार पिछले 10 साल में जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो आपने, और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया था। हमने बिहार के चुनाव में और यूपी के चुनाव में देखा था कितनी हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आई थी जो बेरोजगारी और इन मुद्दों पे चर्चा कर रही थी। एक आज समस्या क्या हो गई है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब कम हो गए हैं, जिनकी वजह से नौकरियां नहीं हुई है, समझ लीजिए 5 साल से एक नौकरी नहीं हुई है सरकार में,
या एग्जाम नहीं हुए हैं, तो वो बैकलॉग जो 5 साल का है वो 500 गुना बढ़ गया। 100 कैंडिडेट अगर पहले साल 5 साल पहले थे तो हर साल 100 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो 5 साल बाद जब आप कर रहे हैं तो 100 की जगह तो 600 कैंडिडेट आपके एग्जामिनेशन पे आ रहे हैं। तो हम लोग ये दृश्य देख रहे हैं आजकल, जो भीड़ 600 पदों के लिए 60,000 लोग आ जाते हैं। तो ये इसी का नजरिया है, इसी का लेकिन सरकार के पास काम भी बढ़ रहे हैं और तमाम चीजें हैं जो सरकार को संपादित करनी होती हैं, लेकिन सरकारी सेक्टर में जो है नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, उसके प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर सरकार का काम क्या इससे प्रभावित नहीं हो रहा है क्या, या फिर कुछ और माध्यम से सरकार इसे पूरा कर रही है, जैसे आउटसोर्सिंग वगैरह? जी एग्जैक्टली देवेंद्र जी, यही हो ही रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ज्यादा प्रभावी हो गया है कि आपको हम कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं। जैसे आप भी नगर निगम में जो देखा होगा आपने कि जो नगर निगम में पहले जो कर्मचारी रखे जाते थे परमानेंट जॉब पे, अब उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रख लिया जाता है कि आपका 6 महीने का कार्य है या 1 साल का कार्य है। तो वो तरीका ज्यादा मुफीद कर लिया गया है कि उस तरीके से कार्य किया जाए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आती है और सुचारू रूप से युवा नौजवान आते हैं, बेहतर तरीके से स्किल्ड काम करते हैं, तो उसपे वो भला हो जाता है। लेकिन इस विषय में सरकार को गंभीर तरीके से और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्वलनशील है और आने वाले कई इलेक्शंस में ये प्रभाव डालेगा। जी बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन में प्रभाव डालेगा। शिक्षा पे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो समाज शिक्षित होगा तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो एजुकेशन बजट पर जो खर्च किया गया है, अगर जो ये कह सकते हैं कि 2023 में 2.50% यानी कि 2.5% खर्च किए गए हैं एजुकेशन बजट पर एनडीए सरकार में। 2013 में अगर जो बात करें तो 4.77%। ये चार्ट है एनडीए और यूपीए का, दोनों का मिलान है। 2013 में पूरे बजट का 4.77% खर्च किया गया है, जबकि एजुकेशन पर 2023 में 2.50% का खर्च किया गया है, यानी कि कम। और लगातार 13 से 14 कम होता गया है बजट में शिक्षा पर। क्या कहेंगे इस बजट को देख करके? शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था इससे सही रह सकती है? देवेंद्र जी, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, इस पे तो और फोकस होना चाहिए सरकार का। यह एक हायर एजुकेशन की बात करी गई है बजट में कि उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और आसान तरीकों से मिल जाएगा लोन। लेकिन जो बेसिक लेवल की एजुकेशन है उसमें कई चीजें, उसको जो कहा जाता है कई देशों में ये प्रचलन है कि वो फ्री है। आप शुरुआत से लेके 12वीं कक्षा तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो उस नजरिए से सरकारों को देखना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये जब तक आपके पास पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे तो और बेहतर विकसित भारत। लेकिन कैसे आएगा? जो औसत खर्च है, अगर जो यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की बात करें तो शिक्षा पर बजट का जो औसत खर्च है 4.2% है यूपीए सरकार का, और अगर जो एनडीए सरकार की बात करें तो ये 2.82% है, यानी कि कम, करीब आधा। तो अभी जरूरत शिक्षा की ज्यादा है, हमें यह लगता है। तो इस पर खर्च कम क्यों कर रही है सरकार, हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं। उसकी पूर्ति कहां से कर रही है सरकार? देवेंद्र जी, इसको सब डिवाइड कर दिया गया है कई कैटेगरीज, जैसे बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और उसके आगे वाली जो शिक्षा होती है, इस तरीके से इसको और सेग्रीगेट कर दिया गया और बांट दिया गया है
और अलग अलग तरीके से उसमें फंड दिए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी उसमें जीएसटी CGST के तहत उससे फंड दिलवा दिए जाते हैं। तो ये कई तरीके हैं जिससे अमूमन तौर पे जो आंकड़े दिख रहे हैं वो कम दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज उसमें और जो सरकार का कहना है, सरकार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो सरकार ने बोला, देखिए यूपीए सरकार में शिक्षा माफिया और शिक्षा भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा था। उसमें जो जितना आप देखते हैं खर्चा, उसमें से आधा पैसा तो ये माफिया और शिक्षा वाले खा जाते थे, लेकिन हमारी सरकार में ये बिल्कुल सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर की तरह जा रहा है और जहां खर्चा होना है वही होता है। तो ये तो कहने वाली बात है, सरकार के जवाब की बात है, लेकिन इस पे मैंने फिर पुनः कहूंगा कि सरकार को और पुरजोर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट हो जिनकी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्टूडेंट्स को अपनी जेब से, अगर उनके पास पैसा नहीं है या उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, तब भी उनको शिक्षा से विरक्त नहीं होने देना चाहिए। ऐसी कोई स्कीम रखनी चाहिए केंद्र सरकार को। जी बिल्कुल, जी स्कीम तो रखनी ही चाहिए, लेकिन अगर जो बात करें रिसर्च की अगर जो बात करें तो औसतन 0.01% एनडीए सरकार करती है और यूपीए सरकार की बात करें तो ये भी 0.02% रिसर्च पे खर्च करती है। और वास्तव में अगर जो कहा जाए कि अगर जो किसी चीज पे ग्रो करना है तो रिसर्च पर ज्यादा खर्च होना चाहिए, जिससे कि अगर जो उससे आउटपुट आएगा तो वो दीर्घकालीन होगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं। आखिर इकोनॉमिस्ट तो इतने कमजोर नहीं है कि अर्थव्यवस्था को दलदल में ले जाएंगे, वो तो इकोनॉमी ग्रो करने की बात करते हैं। तो हम लोगों हमारे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। हमारे हिसाब से तो और बढ़ना चाहिए। देवेंद्र जी देखिए, आप एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज भारतीय विदेश में जाके ज्यादा बेहतर कार्य कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वहां रिसर्च रेफरेंस यूनिट में आप जहां भी देखेंगे वहां भारतीय दिखेंगे आपको ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उनको वहां फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, उस तरीके से माहौल पैदा किया जाता है कि वो वहां कार्य कर सके। भारत में भी ऐसी व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसको और गतिशील करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा था। सरकार ने कुछ मदों में जहां उसको खर्चा करना चाहिए भरपूर तरीके से, वहां पर वो खर्चा नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में उसको उन सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा और इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। जी देवेंद्र जी बिल्कुल। हमारे साथ एक अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, अमरजीत सिंह खालसा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आम बजट तो पेश हो गया और इस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? कैसा लगा आपको ये बजट? हाँ, बजट के बारे में कैसा लगा इस पे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, पर मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि इस बजट को आप अभी भी पूर्णकालिक बजट मत देखिए, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने लगभग बीत चुके हैं। जी तो ये बजट आप मानकर चलिए कि अगले 8 महीनों का ही है। तो हमें इस बजट को एक दिशा के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि आंकड़ों के हिसाब से। तो पहली बार मैंने इस बजट में एक चीज नोटिस करी है कि वो बजट भाषण को अगर आप सुने तो शुरू के 20 मिनट बजट के भाषण में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई है, न कि आंकड़ों की। यानी डायरेक्शन क्लियर है कि सरकार जो भी कदम उठाने के लिए अब कोशिश करेगी उसका सीधा सीधा हितैषी जो होगा वो रोजगार पाने वाला हमारा नवयुवक नवयुवती होगा। और अगर आप देखें कि एमएसएमई के लिए इतनी स्कीम्स शुरू में बताई गई हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को मिलने वाला है, तो अगर डायरेक्शन के तौर पर देखें तो बिल्कुल सही है। अगर आंकड़े को तौर पर देखेंगे तो थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आम जो व्यक्ति है उसके मन में एक भाव था कि अब आप उसको टैक्स में थोड़ी राहत देंगे,
क्योंकि पिछले कई वर्षों से ईमानदारी से वो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। तो अब सरकार के पास इतने संसाधन जरूर थे कि इस बार उसको टैक्स में राहत दी जाती, जिससे अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ता, और उपभोग अगर बढ़ता तो सीधा बेनिफिट इंडस्ट्री को दोबारा मिल जाता। ये थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी वित्त मंत्री को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि इनकम टैक्स 1961 को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अगले 6 माह में समय सीमा में वो अपनी रिपोर्ट देगी। तो मुझे लगता है फरवरी 2025 के बजट में हम ये राहत भी जरूर देख पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये राहत मिलनी भी चाहिए। तो एक चीज और हम कहेंगे कि अगर टैक्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं और टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी के विश्वदेव राय साहब से बातचीत हो रही थी, तो उन आंकड़ों के हिसाब से, जैसा कि आपने पहले ही से नकार दिया कि इसे आंकड़ों के लिहाज से मत देखिए, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर जो कमाई हो रही है मध्यम वर्गीय की, तो आंकड़ों के लिहाज से हम इस बार आपसे प्रश्न कर ही रहे हैं कि 3 लाख से 7 लाख हो गया, और पुराना टैक्स स्लैब था 3 लाख से 6 लाख तक का। यानी कि अगर जो 1 लाख कुछ जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, जो पहले कमाते थे, तो उन्हें अब उस दायरे में ही रहना होगा, उसके कम दायरे में ही रहना होगा, यानी कि 5% के ही दायरे में रहना होगा। नहीं तो पहले जो है, तो ये तो राहत तो मिली है। तो क्या लगता है आपको? राहत मैंने जरूर आपसे कहा कि आंकड़ों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि ये राहत बहुत कम है, लेकिन मैं फिर यहाँ पर दूसरी बात भी कह ही रहा हूँ कि डायरेक्शन देखिए, दिशा देखेंगे तो राहत देने का मन तो सरकार ने दिखा दिया है। तो मुझे दिशा के अनुरूप ये बजट ज्यादा काम का लगता है, बशर्ते आंकड़ों के। चलिए, तो सबसे पहले अब आपसे सवाल हम करते हैं, वह चूंकि आप थे नहीं और राव साहब से बात भी हुई थी, तो इस पर हम राव साहब से भी राय लेते रहेंगे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं इस बजट में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बहुत बड़ा शब्द पूरी दुनिया में अभी प्रचलित हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। जी जी। अगर इस तरफ हम लोग नहीं बढ़ते हैं तो इस पूरी दुनिया में आप मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है आने वाले सालों में। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग इस दुनिया में कोई स्थापित कर सकता है तो वो भारत देश ही है। आप देखेंगे कि हमारे बजट में पहली दफा इस शब्द का उपयोग हुआ है। अगर आप पिछले बजट को उठा के देखेंगे तो उसमें हमेशा कृषि की बात की गई है, फार्मिंग की बात की गई है, लेकिन ऑर्गेनिक और कृषि को साथ में जोड़कर इस बजट में पहली बार बताया गया है। और साथ में जब आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, अभी तो बजट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैं और आप दोनों इस पर अध्ययन रात तक करते ही रहेंगे, लेकिन मैं 100% इसको मानता हूं कि जब हम इसको फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे सरकार ने इंसेंटिव दिए होंगे जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। अगर प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ते हैं तो कृषि की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि अगर आप दिशा के हिसाब से देखेंगे तो इस बजट में आपको कृषि में भी एक दिशा दिख रही है कि अब हमें अपने पुराने ढर्रे की कृषि नीति से हटके एक नई कृषि नीति पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक खेती की बात करेंगे तो वो न सिर्फ ये बताता है कि आप नेचर से जुड़ी हुई, बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए हुए फार्मिंग करें, पर ये भी बताता है कि आप अपने फार्मिंग के पैटर्न को बार बार बदलें भी। जिस मौसम के हिसाब से जो उपज होनी चाहिए वो आपने जमीन पर आप लगाइए। ये इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम लोग बहुत आने वाले 1 दशक में, मेरा ऐसा मानना है कि कृषि की तस्वीर हमारे देश में बदल चुकी होगी। चलिए, ऑर्गेनिक खेती की आप जहां तक बात कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में, तो के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब चूंकि व्यवस्थित चर्चा हो रही है, तो सवाल एक हमारे मन में कौंध रहा है कि ऑर्गेनिक खेती अगर की तरफ अगर जो सरकार बढ़ रही है, तो क्या इस क्षेत्र में, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, क्या कुछ रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं?
ऐसी संभावना है क्या, या मेरी कोरी कल्पना है? नहीं देवेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हो सकता है। और कृषि प्रधान, जैसे बताया भी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट ने, कृषि प्रधान देश है हमारा, और हमारा जो युवा है, आज एक बार पहले भी हम लोगों ने डिबेट किया था इस विषय में, तो मैंने उस समय ही बताया था, आजकल आप YouTube खोल लीजिए, सबसे छोटा सा एग्जांपल, उस पे आपको तमाम तरीके के नौजवान मिल जाएंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग के वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें कितना फायदा हो रहा है इन सब चीजों से, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग। इसी फार्मिंग के क्षेत्र में एक फिश फार्मिंग का भी एक क्षेत्र है, उसमें भी कई लोग चल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो आपको बजट में दिख रहा है, जैसे बताया भी कि दिशा, मैं कहता हूं दिशा और चुनावी नजरिया भी है, दोनों चीजें हैं देवेंद्र जी। तो ये कृषि के प्रति जितना आकर्षण दिखाया गया है बजट में भी, और आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बोला गया है, नेचुरल फार्मिंग में देवेंद्र जी कई चीजें सम्मिलित करनी होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना बहुत प्रमुख है। तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए भी आपको लोग चाहिए जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके, इस समय ये चीज करनी है और वेदर कंडीशन ऐसी है, इस समय ये पैदावार करनी चाहिए, या इस समय ये कीटनाशक, जैविक कीटनाशक डालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सिखाने वाली हैं लोगों को। तो इसके लिए बिल्कुल लेबर तो लगेगा ही लगेगा, और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी लोगों को कार्य करने के लिए इस क्षेत्र में। जी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में हम आना चाहेंगे, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनके पास आना चाहेंगे कि जो कृषि का जो क्षेत्र है, अमरजीत जी, माफ कीजिएगा आपका नाम थोड़ा सा हम भूल गए थे। आपका भाव समझ रहा हूँ। जी जी जी। तो जो कृषि का जो क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत के लिए, और प्राकृतिक खेती की जहाँ तक बात हो रही है, और हमें ये लगता है कि जो उद्योग क्षेत्र जितने तेजी से बढ़ा है, उतने तेजी से एग्रीकल्चर का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। क्या आपको ये लगता है कि अगर जो खेती को उद्योगों से जोड़ करके, एक तरह से लघु उद्योग से जोड़ करके इसको और बढ़ावा दिया जाए, और जैसे कि सरकारें कहती रहती हैं, तो क्या इस तरह के इस बजट में कुछ भी लेस मात्र भी प्रावधान है? नहीं, वो हम बजट में उन प्रावधानों को नहीं देख सकते, क्योंकि बजट में इन प्रावधानों पर चर्चा नहीं होती। ये नीतिगत विषय हैं जो कि कृषि मंत्रालय और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिलकर करेगा। तो मुझे लगता है कि बजट में इन प्रावधानों को देखना अभी ठीक नहीं होगा जी। तो बजट में हम ये जरूर देखेंगे कि जो बजट का जो कहते हैं ना अमाउंट जितना उस क्षेत्र को दिया गया है, उससे दिशा जरूर मिल जाती है। तो कृषि में लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा दिया गया है, तो वो रिसर्च इनोवेशन में जाएगा ही जाएगा, और रिसर्च इनोवेशन बिना उद्योगों की मदद से हो ही नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो तो ऐसा होना तो निश्चित है, और आपकी सोच जिस तरफ जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अगर जो नीतिगत फैसले इस तरह के लिए गए तो जरूर कृषि का विकास होगा। और किन किन क्षेत्रों में विकास करने की आवश्यकताएं हैं कि जो बजट दिया गया है 3 लाख करोड़ का, इससे कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा उन्नति हो सकती है अगर नीतिगत फैसले सही तरीके से लिए जाएं तो? ठीक बात है। तो मैं, हमारे जो पूर्व सहयोगी बात कर रहे थे कि आज के अगर आप YouTube चैनल उठा के देखें तो कोई भी युवा जो है, बहुत सारे युवा आपको इस तरीके की फार्मिंग और काम करते हुए दिख जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूं तो जो 3 लाख करोड़ रुपया इस क्षेत्र में आएगा, इससे इनोवेशन और रिसर्च पर तो काम होना ही है। हमारा युवा वर्ग जो है वो खेती को फायदे के सौदे की तरह देखना शुरू कर रहा है। यानी कि अगर आप बजट को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक बात और कही गई है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कृषि उपज जो है आप अपनी न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आप उसको पूरे दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं।
हमारा युवा पढ़ा लिखा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वैल्यू चेन बनाता है कि पहले उपज लेने के बाद उसमें प्रोसेसिंग करी और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको कंज्यूमर को बेचा। इस बात को हमारा युवा वर्ग आज की डेट में समझता है। तो मुझे लगता है कि इस इनोवेशन पूरे दुनिया में अपनी उपज को पहुंचाना, जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू करी थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया में चाहत बन गई है और वो पूरी दुनिया में इतना मादा नहीं है कि वो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनी जरूरतों के हिसाब से उगा सके। वो भारत देश ही है और भारत देश में इतना मादा है कि वो खुद ही के लिए क्या पूरी दुनिया को खिला सकता है। तो मुझे लगता है कि दिशा, मैं फिर उसी वक्त पॉइंट पर जा रहा हूँ, वहां तो हम बढ़ चुके हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने देखा भी होगा, पिछले 2-3 साल में हमने बजट में मिलेट्स पर बहुत बात करी थी जी। और आज घर घर की कहानी है, मैं आप सभी लोग मिलेट्स पर जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। के विश्वदेवराव साहब, जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने ये बातें कही हैं कि वास्तव में बढ़ रहे हैं और हमारा जो बजट है लगभग उसी ओर इशारा करता है। तो कृषि से संबंधित और क्या क्या और कुछ किया जा सकता है कि जिसमें कृषि के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो जाए? देखिए देवेंद्र जी, आपने एक बात उठाई थी एमएसपी की। अब मैं अमरजीत जी की बात से जोड़ के अपनी बात करता हूँ। देखिए, जब नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, इसके साथ ई कॉमर्स जोड़ा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर हमने जोड़ा, तो आप समझिए, अगर जैसे मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई आदमी कोई अपना ऑर्गेनिक चीज उगा रहा है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, दाल उगा रहा है, तो उसका अगर वो प्रचार करता है ऑर्गेनिकली, तो पूरे देश भर में या दुनिया भर में कहीं भी उसको पैकेजिंग करके बेच सकता है और उसको दाम दुगना भी मिल सकता है जो वो प्राइस रेंज अपनी टारगेट करता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सरकार इस दौर में मदद कर रही है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी और बेहतर सुदृढ़ बनाएगी। उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, उसमें जो इंसान बैठेगा उसको यूज करने के लिए, उसको अपना रोजगार अलग मिलेगा। तो ये सब जॉइंटली है। ये दिशा दिखाने की बात जैसे अमरजीत भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आप उस तरफ जाएं, लेकिन उस तरीके का प्रचार और उस तरीके का सिखाने का, शिक्षित करने का भी दारोमदार सरकार का है। उस पर भी फोकस करना पड़ेगा अगर इन सब चीजों को आगे या अगले पायदान तक ले जाना है तो। जी बिल्कुल जी ये सबसे जरूरी बात। जी, अब थोड़ा सा हम उद्योग जगत की ओर रुख कर लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानना चाहेंगे अमरजीत सिंह जी से कि इस बजट में उद्योग जगत के और ज्यादा विकास के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ उपाय किए गए हैं इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको इस प्रश्न का बड़ा विस्तार पूर्वक जवाब दूंगा और इस बार मैं दिशा के हिसाब से नहीं, आंकड़ों के हिसाब से जवाब दूंगा। जी, अगर आप देखें तो हमारा उद्योग 2 भागों में बटा हुआ है। एक है छोटा उद्योग यानी एमएसएमई, छोटा और मझोला उद्योग, और एक है बड़ा उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आप इन दोनों में इस बजट में प्रावधानों को देखेंगे तो सबसे पहला जो छोटे और मझोले उद्योगों के लिए मुद्रा स्कीम में क्रेडिट लाइन को बढ़ाया गया है कि आप 10 लाख से अब आप 20 लाख का लोन दे सकते हैं। किसी भी छोटे उद्योग के लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि 10 लाख रुपए से उसका क्रियाशील पूंजी, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो उसकी बढ़ जाती है। और वर्किंग कैपिटल इस देश में डिमांड इतनी है कि उसको मिल जाए तो अपना माल बना और बेच देता है। जी। दूसरा, अगर आप देखें तो एमएसएमई को नए लोगों को भर्ती करने का प्रोत्साहन, अगर आप इस पर ध्यान दें तो सरकार ने ये कहा कि आप कोई भी व्यक्ति को अगर नौकरी देते हैं तो नौकरी देने पर आप पहले महीने का तनख्वाह के रूप में जब भी पैसा उसका ईपीएफओ में जाएगा, उसका इंसेंटिव उसको दिया जाएगा, जिसको अब हम पीएलआई के नाम से इस देश में जानते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। अब वो सर्विस में भी आ गया, यानी कि अगर आप नौकरी देते हो तो सरकार आपको 15,000 रुपए की सहायता भी देगी और उसके ईपीएफओ में जमा करेगी उद्योग की तरफ से। तो ये प्रोत्साहन हुआ।
दूसरा ये भी कहा गया कि आप अपने यहाँ इंटर्न को रखिए, प्रशिक्षु को 12 महीने तक, और महीना 5,000 रुपए आप उसको दीजिए, और ये पैसा आप अपने CSR फंड से निकाल सकते हैं। जी अमरजीत जी, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। के विश्वदेव राय साहब कहीं पर और जाने वाले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब आपका आने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। हालांकि हम चर्चा अमरजीत जी से जारी रखेंगे क्योंकि बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं इस बजट के बारे में। जी धन्यवाद राव साहब। जी अमरजीत जी जारी रखिए। कि इंटर्नशिप का जो स्कीम निकाला गया है, अब देखिए इसमें डायरेक्शन एक क्या मिलता है कि 12 महीने तक अगर आप किसी को प्रशिक्षण अपने यहाँ देंगे तो ये तय बात है कि आप उसको अपने यहाँ का काम सिखा भी देंगे, और 12 महीने बाद ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को कोई नहीं छोड़ता, वो उसको अपने यहाँ नौकरी भी दे देता है। तो इस तरीके से MSME में बहुत बड़ा फायदा मिला। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी बड़ा उद्योग है, उसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है मिनरल्स का और मेटल का। तो मिनरल और मेटल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। कस्टम ड्यूटी मिनरल मेटल पर जैसे ही घटती है, लागत जो है प्रोडक्ट की कम हो जाती है, तो बड़े उद्योगों को उसका बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप देखिए कि MSME और हैवी इंडस्ट्री दोनों के लिए इस बजट में न सिर्फ दिशा बल्कि आंकड़ों में भी काम किया गया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं, राजन कोठारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी राजन कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमरजीत सिंह जी जो अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा पहले से ही हो रही थी। अब आपसे कोठारी साहब को मेरा नमस्कार। जी देखिए अमरजीत जी, कोठारी साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी कोठारी साहब, आपकी राय, आपसे प्रश्नों की शुरुआत हम बजट पर राय से लेकर के करेंगे कि जो ये बजट आया है आप इसको किस रूप में देखते हैं? कौन सा क्षेत्र ग्रो करने वाला है इससे? देखिए जो बजट आया है उसमें मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं जी, और मेरी आमदनी आज पर प्रति व्यक्ति भारतवर्ष के मुकाबले 2/3 है। ना तो मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर की कमाई है और ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। और जो मध्य प्रदेश है जहाँ पे 50% ओबीसी लोग हैं और 20% ट्राइबल हैं, तो उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो जब तक हम रोजगार और आमदनी बढ़ाने की बात मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे तो नहीं होगी। और जो सारी दिक्कत है वो टीवी और अखबार से नहीं बनती है। शिवराज नाम के व्यक्ति जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो विदिशा और रायसेन जिले के 40 साल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 40 साल से विदिशा रायसेन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में है। अब जब आप इंडस्ट्री की बात करें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में वो इंडस्ट्री भी जो है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे बड़ी है, और जो 70% एक्सपोर्ट करते हैं, और धान की खेती भी होती है, पर जिला तो बैकवर्ड ही है। तो जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, और मुझे महाराष्ट्र की और कर्नाटक की और चिंता नहीं करनी है, मुझे तो मध्य प्रदेश की चिंता करनी है। और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर हो जाए, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कोई मंत्र दिया हो तो बताइए। नहीं, हम तो ये मंत्र आपसे पूछेंगे ना कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ हो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये फिर वही बात आप कर रहे हैं जी कि शिवराज जो है कहता रहा कि मैं कृषक पुत्र हूं, पर जो विदिशा रायसेन तो बारामती के मुकाबले नहीं खड़ा हुआ।
तो जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा तो बात नहीं बदलेगी जी। यानी मुझे ये बताइए कि भारत सरकार कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट दोगे तो हम आपको 1 साल की सब्सिडी दे देंगे तनख्वाह में। पर जी। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जी। आप मैं चाहता हूं कि आपका जवाब अमरजीत जी दें, क्योंकि समय भी बहुत समाप्ति के करीब है, इसलिए अमरजीत जी से निवेदन है कि कोठारी साहब का जवाब दीजिए। कोठारी सर ने जो बोला है वो हमारे बहुत सीनियर हैं और हम उनको हमेशा से सुनते आए हैं और समझते आए हैं और पढ़ते आए हैं। तो उनका जो एक पक्ष उन्होंने रखा है वो अपनी जगह से वाजिब है कि उनका कहना ये है कि जब नौकरी होगी उसके बाद तो सरकार आके मदद जरूर करेगी, पर नौकरी आएगी कैसे इस पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो वो एक पक्ष कोठारी जी का अपनी जगह हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये एक पक्ष है कि नौकरी आएगी कैसे और क्या इस बजट में नौकरी के प्रावधान हैं। तो इस पर, नौकरी पर और सर्विस सेक्टर पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बजट 2024 बजट का पिटारा सदन में खुला तो जो इंतजार था वो खत्म हुआ। किसको क्या मिला हमने आपको बताया, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, यह भी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ रोजगार के अवसर किस तरह से खोल रही है सरकार, यह भी हमने आपको विस्तार से बताया। कृषि का विकास किस तरह से करना चाहती है सरकार, यह भी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ उद्योग जगत को और ज्यादा ऊंचाइयों पर कैसे ले जाना चाहती है सरकार, यह भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।